लेक्चर में क्या पढ़ा है? लास्ट लेक्चर में आपको हुक्स लॉ पढ़ाया गया। आपको मालूम है हुक्स लॉ के दो तरह के हमारे पास वर्जन हैं, एक उसका ऑर्डिनरी वर्जन है और एक उसका एडवांस्ड वर्जन है। जहां तक उसके ऑर्डिनरी वर्जन का ताल्लुक है, ऑर्डिनरी वर्जन की इक्वेशन है F इज इक्वल टू क्या? KE। जहां से अगर आप स्प्रिंग्स कांस्टेंट की डेफिनेशन निकालना चाहें तो क्या निकलती है? K इज इक्वल टू F अपॉन E। जो हमारा इस वक्त का बस बैठते जाओ यार, चेयर्स को आगे पीछे करने की क्या जरूरत है, बैठ जाओ बस। इस वक्त का जो हमारा वर्जन है वो कौन सा है? वो है स्ट्रेस स्ट्रेन वाला। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू कैपिटल E इनटू स्मॉल e। और यहाँ पे अगर आप ये कैपिटल E निकालते हैं तो इट कम्स आउट टू बी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। कल के लेक्चर में मैंने इसी फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की थी कि जनाब आप क्या याद कर लें, यंग्स मॉडुलस के लिए एक फार्मूला याद कर लें, दैट इज FL ओवर A इनटू E। FL ओवर A इनटू E। या फिर एक और भी फार्मूला था, कौन सा? F ओवर E की जगह क्या लिख लें? स्प्रिंग्स कांस्टेंट लिख लें एंड देन K इनटू L अपॉन E करके लिख लें। और जहां पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ था, आई थिंक दैट वाज लास्ट टॉपिक था कि ये जो स्प्रिंग्स कांस्टेंट होता है ये भी कांस्टेंट होता है और ये यंग्स मॉडुलस होता है वो भी कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, फॉर अ स्पेसिफिक मीडियम। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू इज कांस्टेंट। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, थोड़ा सा प्लीज अलग अलग होकर बैठेंगे, ध्यान ताकि इधर रहे, ध्यान ताकि इधर रहे प्लीज। ओके, हमने इस बात को बुनियाद बनाकर एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए जो कि अक्सर पेपर 2 में नहीं बल्कि पेपर 1 में आते हैं। और पेपर 1 में सवाल क्या आता है कि जी डायमीटर डबल हो गया है, लेंथ आधी हो गई है, फलाना काम ऐसे हो गया, फलाना वैसे हो गया, फोर्स इतनी हो गई है। आप बताएं, मतलब इन चार को लेकर 1 2 3 4 5 इन 5 क्वांटिटीज में से किसी एक आधी क्वांटिटी को अननोन कर दिया जाता है, किसी एक दो क्वांटिटीज को कम या ज्यादा कर दिया जाता है, किसी को कांस्टेंट कर दिया जाता है और सवाल पूछा जाता है जी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक तो मैंने उसका लंबा चौड़ा मेथड पढ़ाया और एक उसका डायरेक्ट हमने प्रोपोर्शनैलिटी का मेथड पढ़ा कि जी डबल होने से, एक चीज के डबल होने से दूसरी चीज पर क्या फर्क पड़ता है, एक चीज के हाफ होने से दूसरी चीज पर क्या फर्क पड़ता है। खैर जो भी था आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अभी आपको थोड़ी देर में वर्कशीट मिल जाएगी तो पता चल जाएगा। खैर हम आज क्या करते हैं, आज हम प्रोपोर्शनैलिटी से निकलकर इसकी आखिरी बात करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी बात हमारे पास क्या है? डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट। सवाल लिखेंगे प्लीज। Design and experiment. Design and experiment to determine the Young's modulus design and experiment to determine the Young's modulus of a copper wire जी भाई कहता जी आप एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें जिसके थ्रू आप क्या निकाल सकेंगे, आप ये यंग्स मॉडुलस निकाल सकेंगे किस चीज का? ऑफ अ कॉपर वायर। प्लीज अंडरलाइन दिस कॉपर वायर। बल्कि दो बात को अंडरलाइन कर लें इस वक्त के सवाल में, एक तो यंग्स मॉडुलस को अंडरलाइन कर लें और एक कॉपर वायर को अंडरलाइन कर लें। देखिए यंग्स मॉडुलस का एक फार्मूला है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, एक फार्मूला है FL अपॉन AE और एक फार्मूला है K इंटू L अपॉन A। आई थिंक ये तो हुक्स लॉ की बेसिक डेफिनेशन का फार्मूला है। ये वाला आप कल प्रोपोर्शंस में इस्तेमाल कर चुके थे और आज का जो मैंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, इस एक्सपेरिमेंट में मैं क्या चाहूंगा कि यंग्स मॉडुलस का आप लिखिए, दैट इज डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द यंग्स मॉडुलस। प्लीज यंग्स मॉडुलस को डिटरमाइन करें। यंग्स मॉडुलस को अंडरलाइन करके आप 3 फार्मूले लिखते हैं उसके साथ। यंग्स मॉडुलस को अंडरलाइन कीजिए, उसका फॉर्मूला नंबर 1 ये लिखिए, फॉर्मूला नंबर 2 ये लिखिए
फॉर्मूला नंबर 3 ये लिखिए, ठीक हो गया। अब इन 3 फॉर्मूलाज में से हमने ये सोचना है कि मैंने किस फॉर्मूला को, हालांकि इतना तो हमें पता ही है कि इसी फॉर्मूले से ये निकला है, इसी से ये निकला है, ठीक है, मतलब ये तीनों डिफरेंट चीजें नहीं है, एक ही चीज है, उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। दिस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, फिर कल आपको याद होगा स्ट्रेस की जगह F ओवर A लिखा, स्ट्रेन की जगह E ओवर L लिखा, करते करते ऊपर नीचे कोई कटिंग शटिंग की, या वो क्या कहते हैं डबल डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो L ओवर A ही हो गया, फिर F ओवर E को हमने K बना दिया, K into L ओवर A हो गया। आई थिंक ये मैं तीसरे वाले फॉर्मूला को आज के इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, और कैसे इस्तेमाल करूंगा कैसे नहीं करूंगा प्लीज ध्यान दीजिएगा। There is this E which is equal to K into L upon A. What is this L? Length of the material, जिस मटेरियल का आप यंग्स मॉडुलस डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो कॉपर वायर को अंडरलाइन करके लिखेंगे क्या? जो आपने वायर ली होगी उस वायर की कोई ना कोई लेंथ होगी ना, उस वायर की कोई ना कोई पर्टिकुलर लेंथ होगी, ठीक हो गई। Copper wire of length L and cross sectional area A. Copper wire of length L and cross sectional area A. Okay. इसका मतलब है आपको उस कॉपर वायर का लेंथ अगर पहले से पता हो, या आप लेंथ उसकी मीटर रूल से निकाल लें, और अगर आपको एरिया पहले से पता हो, या फिर आप उसका एरिया क्या बोलते हैं, कल मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला पढ़ाया था यार, पाई d स्क्वायर बाय 4, पाई तो पाई होता है, 4 होता है, d क्या होता है, d इज द डायमीटर। अच्छा काम करते हैं, सपोज करते हैं नहीं पता जी, हमें उसका डायमीटर भी नहीं पता, हमें लेंथ भी नहीं पता, ओके, कौन सा वो मुश्किल काम है। आपने कहा डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड एक्सपेरिमेंट, अंडरलाइन द वर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है, लैब में करेंगे, जब लैब में करेंगे तो लैब में एपरेटस भी होगा, जब वहां पे एपरेटस होगा तो हर चीज को मेजर करने का एपरेटस होगा। मुझे लगता है लेंथ को मेजर करूंगा कैसे मैं, वहां पे मीटर रूल होगा या मेजरिंग टेप होगी, तो जो लेंथ ऑफ द कॉपर वायर आप यूज करेंगे उसकी लेंथ सीधी सीधी डिटरमाइन कर लो पहले, कौन सी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ, ये चेंज इन लेंथ, क्या मेजर करने को क्या है, ये कौन सी, व्हाट इज दिस लेंथ, दिस इज दी ओरिजिनल लेंथ, कौन सी लेंथ भाई, ये है उसकी ओरिजिनल लेंथ। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले क्या करें, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले उसकी लेंथ मेजर कर लें, ठीक है, यूजिंग व्हाट, यूजिंग ईदर द मीटर रूल, अगर उसकी लेंथ 1 मीटर से छोटी है, और अगर उसकी लेंथ 1 मीटर से ज्यादा है तो फिर क्या यूज कर लें, फिर मेजरिंग टेप यूज कर लें, इसमें किसी मसला, ओरिजिनल लेंथ तो हम बड़े आराम से सुकून से लैब में से मेजर कर लेंगे, ठीक। एरिया जहां तक ताल्लुक है, कौन सा एरिया निकालना है, अगर ये वायर है तो इस वायर का एरिया हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, अगर आप ये प्रैक्टिकल हुए होते हैं तो मुझे इतनी लंबी थोड़ी डिटेल में बतानी पड़ती, आप खुद ही कहते सर लेंथ निकालते हैं मीटर रूल से, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं, डायमीटर मेजर करते हैं, कौन से या स्क्रू गेज से, या फिर अभी डिपेंड करता है कि कैलिपर्स इस्तेमाल करेंगे कि स्क्रू गेज इस्तेमाल करेंगे, पतली वायर है कि मोटी वायर है, बहुत पतली होगी तो ज्यादा बेहतर है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करो, ठीक है, एक जगह निकालें फिर दूसरी जगह निकालें फिर तीसरी जगह निकालें, मतलब पहले यहाँ से डायमीटर निकालें फिर यहाँ से निकालें फिर यहाँ से निकालें, घुमा के निकालें, 3-4 दफा मुख्तलिफ जगहों पे क्या कर लें, डायमीटर निकाल के उन डायमीटर्स की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा रहा हूं ना, तो एक्सपेरिमेंटल डिटेल बताने की कोशिश करूंगा ना, तो एक्सपेरिमेंटल डिटेल क्या है, पैसा उठ के बैठे जाइए, आप साथ में बैठे हैं, अब्दुर्रहमान नाम है, मुंह धो पाएंगे थोड़ा, नींद में है आप, उठिए जाइए जाइए, इधर ध्यान दो जी, बाकी लोग प्लीज इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ये जनाब जी क्या करेंगे, सवाल में लिखा है डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, अदर पेपर में आपको लगता होगा कि सर ये तो प्रैक्टिकल की बात है, नहीं जनाब ये वाइड एक्सपेरिमेंट है जो आपके पेपर 2 में आ जाता है, कहते हैं जरा एक्सप्लेन तो करो कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट करोगे, किस तरह से एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, तो उसमें पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एक्सप्लेन करना पड़ता है, नॉट जस्ट द डायग्राम, नॉट जस्ट द सेटिंग, आई थिंक आपने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी दिखाना है, उसको अपना प्रोसीजर भी दिखाना है, उसको अपनी मेजरमेंट्स बतानी है, उसको अपनी कैलकुलेशंस बतानी है, और एंड पे रिजल्ट भी बताना है, रिजल्ट तो नहीं बता सकेंगे अनलेस अनटिल हमारे पास वैल्यूज हो, ठीक है,
सो यू नो व्हाट, हम क्या करेंगे, कहते हैं डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के लिए आई थिंक मुझे पूरा ऑपरेटर्स की सेटिंग बतानी है, फिर उसकी प्रोसीजर बताना है, फिर मेजरमेंट्स कौन सी लेनी है वो बतानी है, फिर कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो बतानी है। तो चलते हैं जनाब इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने की तरफ। बहरहाल मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि मैं इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। ये ओरिजिनल लेंथ तो मैं मीटर रूल से मेजर कर लूंगा, एरिया में पाई d स्क्वायर बाय 4 डायमीटर निकालकर माइक्रोमीटर क्यूब के से डायमीटर निकालकर मेजर कर लूंगा। प्लीज बताइए k कहां से लाऊंगा, ये होगा क्या, f ओवर e। ओके, f ओवर e, f ओवर e का मैं f का और e का मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा जैसे आप ओ लेवल्स में ड्रॉ किया करते थे। कैसे, आई थिंक ओ लेवल्स में कहीं आपके दिमाग से या नजर से चीज गुजरी होगी कि हमने इतनी फोर्स लगाई तो इतनी एक्सटेंशन हो गई, फिर इतनी फोर्स लगाई तो इतनी एक्सटेंशन हो गई, फिर इतनी फोर्स लगाई तो इतनी। वहां पे आपने स्प्रिंग के लिए पढ़ा होगा, किसके लिए पढ़ोगे, ओ लेवल्स में हम ये फिनोमेना स्प्रिंग के लिए पढ़ते थे कि जी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्प्रिंग्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग। याद आ, ओ लेवल में सवाल में रखा सकेंगे कि जी सर पहले स्प्रिंग ले, स्प्रिंग को लटका दे, स्प्रिंग को लटका के क्या करें सर, पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ मेजर कर लें, फिर हुक जो लटकाएंगे हुक का पहले वजन लें, फिर हुक को लटकाएं, फिर चेक करें कितनी एक्सटेंशन हुई, फिर एक वजन लगाएं, फिर चेक करें कितनी एक्सटेंशन हुई, फिर एक और वजन लगाएं, फिर चेक करें कितनी एक्सटेंशन हुई। तो ये एक्सटेंशंस को और वजनों को, लोड और एक्सटेंशन का एक टेबल बनाएं, टेबल बना के क्या करें, टेबल बना के ग्राफ बनाएं, ग्राफ बना के क्या करें, ग्राफ में सर वो कोई देखेंगे ग्रेडियंट चाहिए, ये ग्राफ का एरिया चाहिए, ये क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से मैंने इसकी बात करनी है। उस लेकिन एक प्रॉब्लम, ओले में तो स्प्रिंग होता था, तो स्प्रिंग के साथ क्या सीन होता, स्प्रिंग को स्प्रिंग को वर्टिकली लटका देते थे, वर्टिकली लटका कर उसके बाद हुक बना होता था, उसके साथ हुक के साथ बारी बारी लोड क्या करना स्टार्ट कर देते थे, अटैच करना स्टार्ट कर देते थे। यहाँ कॉपर के साथ क्या करूंगा, कॉपर की तो वायर है, वायर को कैसे लटकाऊंगा, वायर को वर्टिकली लटकाऊंगा, वायर को हॉरिजॉन्टली लटकाऊंगा, वायर पर फोर्स कैसे लगेगी भाई, ये असल बुनियादी सवाल है। जी मुझे हॉरिजॉन्टल करके पुली लगा दें, हॉरिजॉन्टल करके पुली लगा दें, मतलब किसी एक जगह से फिक्स करें, फिर यूं करें, फिर क्या करें, पुली लगा दें, उस तरफ पुली लगा दें, फिर क्या करें, मैश रखता है, उधर वेट हैंग करते रहें। चलो जी ठीक हो गया। वो कहते हैं सर एक काम करें, एक काम करो जी, इससे पहले कि हम कुछ और लिखें, ऑपरेटर्स की सेटिंग बनाओ, ऑपरेटर सेटिंग, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाओ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सुनो जी क्या सेटअप होगा, प्लीज बातें नहीं करें, बोर्ड पे देखेंगे क्या सर, जमीन हो, एक टेबल ले, ये टेबल आ गया, टेबल के इस एंड पे कोई एक होल्डर रख दें, इसी तरह से कोई क्लैंप होल्डर ले लें, यहाँ पे दो ब्लॉक्स ले लें, उन ब्लॉक्स के दरमियान में से ये वायर ले लें, फिर यहाँ पे क्या लगा दें, यहाँ पे किसी तरह से कोई पुली फिक्स कर दें, इस पुली के ऊपर से इस वायर को गुजार लें, ठीक हो। इस टेबल के साथ इस टेबल के ऊपर एक मीटर रूल रख लें,
इसके साथ किसी तरह से हुक बना लें। ये ड्राइंग से बनाया है। जी वर्टिकली वायर को कैसे रखना हो? फिर अगर स्प्रिंग होता, अगर पुतली स्प्रिंग होता तो मैं उसको यकीन जानिए वर्टिकली सिंस इट इज अ वायर आई बिलीव हॉरिजॉन्टली यहाँ से इसको कोई पकड़ ले ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर उसको आगे की तरफ जाकर या तो यूं करके कुछ खींच ले या तो यूं करके कुछ खींच ले। या यूं करके खींचने के लिए हमने क्या करना है, इसका थोड़ा सा एंड यहाँ से कर्ल करना है, कर्ल करके यहाँ इसको हुक लगाना है और यहाँ इसके आप बारी बारी क्या लगाते जाएंगे, बारी बारी लोड नंबर 1 लगाते जाएंगे, फिर इसके बाद लोड नंबर 2 लगा देंगे, फिर इसके बाद लोड नंबर 3 लगा देंगे और कुछ ऑब्जर्व करते रहेंगे, ठीक है। कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ओ लेवल्स में स्प्रिंग को वर्टिकली हैंग किया हुआ है ना, तो वो ओ लेवल्स की हद तक रख लें। यहाँ हम इसको हॉरिजॉन्टली हैंग तो नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करने की कोशिश कर लेते हैं। एक ही बात, नो बिग डील, नो बिग डील, ठीक। सो जल्दी से एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाइए कि क्या हो रहा है। एक टेबल है, टेबल के एक एंड पे आपने किसी तरह से कोई क्लैंप होल्डर रखा हुआ है, ठीक है। ये 2 ब्लॉक्स हैं, इन 2 ब्लॉक्स के बीच में आपने क्या किया, आपने उस वायर को फंसा दिया, ठीक है। इनमें फंसाकर आपने इसको किसी तरह क्लैंप में ऊपर से नीचे से बिल्कुल टाइट कर दिए कि ये वायर इसके बीच में से खिसक नहीं सकती, ये वायर इसके बीच में से बाहर की तरफ खिसक नहीं सकती। इस वायर को इस क्लैंप होल्डर ने होल्ड कर लिए, ठीक है। अब वो वायर यूं जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। यहाँ आपने पुली रखी है, पुली के ऊपर से आपने इस वायर को गुजारा है, उसके बाद आपने यहाँ पे हुक अटैच किया है या उस वायर को खुद ही हुक कर दिया है। अब क्या हम सकते हैं, वायर का एंड क्या कर रहे हैं, वायर का एंड क्या कर रहे हैं, वायर का एंड यूं करके टर्न कर रहे हैं, टर्न करके उसके बाद आपने लोड्स अटैच किए हैं। देखते हैं, जल्दी से ड्राइंग बनाइए। एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखने के बाद टेबल के ऊपर वायर के नीचे, टेबल के ऊपर और वायर के नीचे आपने एक मीटर रूल रखा हुआ। टेबल के ऊपर आपने एक मीटर रूल रख दिए जिसके ऊपर से वायर जा रही है और वायर के साथ आपने एक छोटा सा पॉइंटर लगा दिया। क्या बताने के लिए कि पॉइंटर इनिशियली जिस जगह पे उसकी इनिशियल पोजीशन शो करने के लिए। आप ऐसे में एक बात बताएं, जैसे जैसे आप लोड अटैच करते जाएंगे वायर वैसे वैसे क्या करती जाएगी, एक्सटेंड करती जाएगी। वायर जैसे जैसे एक्सटेंड करती जाएगी पॉइंटर कहां जाता जाएगा, पॉइंटर आगे मूव करता जाएगा। तो आपने क्या नोट करना है, यही तो नोट करना है कि सर इतना लोड लगाया था तो पॉइंटर इस मुकाम पर था, फिर जब हमने लोड चेंज कर दिया तो पॉइंटर और आगे चला गया। तो लोड की वैल्यूज के अगेंस्ट पॉइंटर जिस जगह पर है उस जगह को लोकेट करते जाएंगे। लोड की वैल्यूज के अगेंस्ट पॉइंटर जिस जगह पर है उस जगह को लोकेट करते जाएंगे। किसी मसला इस बात से देखते हैं क्या करना है। एक काम करें, एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो हमने ड्रॉ कर लिया है, प्लीज जरा प्रोसीजर की हेडिंग दें और प्रोसीजर लिखने की कोशिश करते हैं। राइट डाउन द प्रोसीजर प्लीज। राइट डाउन द प्रोसीजर प्लीज। नंबर 1, इससे पहले कि हम ये के की तरफ जाए मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, क्या मेजर करें। प्रोसीजर दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज बताइए सबसे पहले क्या मेजर करना है। सबसे पहले जो आप वायर यूज कर रहे हैं उस वायर की ओरिजिनल लेंथ मेजर करें। तो स्टेप नंबर 1 लिखो जी, मेजर द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉपर वायर। मेजर द ओरिजिनल लेंथ, measure the original length
of a copper wire. Measure the original length of a copper wire using क्या? Using जब भी कभी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपने एक बात याद रखनी है, किसी चीज को जब आप मेजर करने का बोलेंगे तो आपने लाजमी है ये बताना कि हम किस इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको मेजर करेंगे। एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन के अंदर इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू मेंशन द इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज करेंगे, ठीक है? सो यू नो व्हाट, क्या लिखा है? मेजर द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉपर वायर यूजिंग अ मीटर रूल, or a measuring tape, using a meter rule or a measuring tape, using a meter rule or a measuring tape. Record this value as L. Recommended record this value as what? As small L is digit. लेंथ रिकॉर्ड होगी, दूसरी तरफ क्या रिकॉर्ड करूं? क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा? डायमीटर लिखे, अगला लिखे 0.2 लिखे। मेजर द डायमीटर, measure the diameter of the wire, measure the diameter of the wire at 3 different locations. Measure the diameter of the wire at 3 different locations. At 3 different locations. Measure the diameter of the wire at 3 different locations. Using क्या? Using what? नहीं, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे? Using micrometer screw gauge. Using micrometer screw gauge. Using micrometer screw gauge या फिर और बर्नर कैलिपर्स। लेकिन वायर्स इतनी पतली होती हैं कि अधिक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ही चलेगा, ठीक है? ये बर्नर कैलिपर ना लिखिए, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लिखिए। Measure the diameter of the wire at 3 different locations using micrometer screw gauge. ओके, कॉमा लगा के लिखिए, बल्कि ब्रैकेट में लिखिए। Take the average of 3 readings. Take the average of these readings. Take the average of these readings, of the 3 readings. Take the average of these readings and record it as D average. Record it as D AVG. Record it as D AVG. सबस्क्रिप्ट में AVG लिख दीजिए। ओके, जो भी रिकॉर्ड होगी। अच्छा, फिर क्या करेंगे? इधर ही एक और काम भी करेंगे, क्योंकि ठीक है, एरिया निकालने की जरूरत कोई नहीं। आगे चलो, इसको रिकॉर्ड करो। अब रिकॉर्ड करने के बाद again arrange the apparatus as shown in the diagram. अगला पॉइंट लिखें, लेंथ मेजर हो गई, डायमीटर मेजर हो गया। अब क्या करें? arrange the apparatus as shown in the diagram. तो जब आप डायग्राम का रेफरेंस दे रहे हैं तो आप उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत, वो डायग्राम खुद ही समझा देगी कि हमने कैसे अरेंज किया हुआ है उसको। एंड पे क्लैंप होल्डर लगाया हुआ है जिसमें उसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है? वायर है, वायर पुली के ऊपर से गुजर रही है, नीचे जा रही है, वहां पे अच्छा वो आगे की बात है, ठीक? आई थिंक डायग्राम सेज इटसेल्फ कि जो वहां पे हो रहा है उसको आपको दोबारा लफ्जों में समझाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम खुद अपने आप को समझा रही है कि क्या कैसे अपरेटस को अरेंज किया गया है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे जी? आपने एंड पे जो हुक बनाया हुआ है उसके साथ लोड्स हैंग करना स्टार्ट करें। अगला पॉइंट लिखिए, हैंग डिफरेंट लोड्स, हैंग डिफरेंट लोड्स हैंग डिफरेंट लोड्स ऑन द वायर and different loads on the end of the wire, and different loads on the end of the wire
hang different loads on the end of the wire using the hook. अब या तो हुक अटैच करना पड़ेगा या इस वायर को ही एंड पे हुक कर देना पड़ेगा, ठीक है, यूजिंग द हुक। इस बात को ब्रेक में लिखें यार, यूजिंग द हुक। तो सिंपल है, हैंग करने डिफरेंट लोड्स ऑन द एंड ऑफ द वायर, ठीक। अच्छा, अब जब हम लोड्स हैंग करते जाएंगे तो हर लोड के अगेंस्ट पॉइंटर की लोकेशन को नोट करना है। अगर हम लगे नोट द लोकेशन ऑफ द पॉइंटर, नोट द लोकेशन ऑफ द पॉइंटर, note the location of the pointer corresponding to each load attached, corresponding to each load attached, ठीक हो गया, corresponding to each load attached, ओके। अब जब आपने पॉइंटर की लोकेशंस नोट की हैं तो ये लोकेशंस कैसे नोट की होंगी आपने कि जी जब लोड हमने 0 न्यूटन लगाया था तो पॉइंटर था मेरे ख्याल से मीटर रूल पे 80 cm मार्क के ऊपर। फिर जब आपने 10 न्यूटन का लोड लगाया था तो क्या होगा, यानी ये जो आपने रीडिंग्स नोट की हैं इसका क्या बनाना चाहिए, आई होप आपने इसको टेबल की फॉर्म में नोट किया होगा। एक काम करें, क्या लिखा है, नोट द लोकेशन ऑफ द पॉइंटर corresponding to each load attached in a tabular form, in a tabular form, in a tabular form। उसको मेंशन करेंगे टेबल कैसे, टेबल पूरा ना बनाएं, टेबल की हेडिंग्स बता दें कम से कम। टेबल की हेडिंग्स कैसे बनानी पड़ेगी, सुनिए सर, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर, यदि हम एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा कर रहे हैं, ठीक। फिर आप उसको बताएं कि हमने लोड कितना अटैच किया, ये वैल्यूज किसमें होंगी, स्लैश। जब भी आप टेबल बनाएंगे एक बात याद रखिएगा, टेबल की जो हेडिंग्स होती हैं उनमें आपने प्रॉपर्ली क्वांटिटी मेंशन करनी है और उनमें प्रॉपर्ली क्वांटिटी मेंशन करके स्लैश लगा के उसकी यूनिट्स भी लास्ट में मेंशन करनी है, यूनिट्स भी लास्ट में मेंशन करनी है। अच्छा, वैसे तो इस तरह की सारी बातें आपको जब प्रैक्टिकल कराया जाता है तो प्रैक्टिकल के लिए आपको बताई जाती हैं कि आप टेबल कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे बनाना है, सारा प्रैक्टिकल का काम है, ठीक है। क्योंकि आप काम प्रैक्टिकल नहीं करा रहे तो यू नो आई थिंक मुझे आज ही तो बता रहा था कि एग्जामिनेशन के फॉर्म्स भी आ गए हैं, प्लीज हाथ लगा लीजिए किस किस को वो ईमेल आ गई है, किस किस को ईमेल आ गई है, ठीक हो गया जनाब। उसमें तारीख शारीख भी मेंशन है, 6 अप्रैल से पहले वो फॉर्म फिल करना है और आई थिंक इतना कोई लंबा थोड़ा रॉकेट साइंस फॉर्म नहीं है, सिंपल ये किसी को परेशानी हुई तो मुझे बता दीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने आप सब लोगों को बोला हुआ है यदि हम सब के साथ क्या करेंगे, एग्जामिनेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई भी साइंस लिखी हुई है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई चीज उसमें जुमला पता नहीं क्या लिखा था, रिस्क है, कोई क्या रिस्क लिखा हुआ था, यही रिस्क लिखा हुआ था कि जनाब अगर क्या हुआ, अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 वाले दिन बीमार हो गए तो क्या होगा, आप पेपर ना दे सके तो क्या होगा, हम आपको कोई रिजल्ट नहीं देंगे। तो कोई रिस्क तो नहीं है, तो जेन्युइन बात। ये तो नॉर्मल हालात में भी अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 के दिन बीमार हो गए तो क्या होगा, तो आपको यू ही मिलेगा। तो नॉर्मल हालात में भी पेपर 1 या पेपर 2 में बीमार हो जाओ तो नो रिजल्ट आता है, अभी भी बीमार हो जाओगे तो नो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो बात सिर्फ ये है, हाँ, जहाँ तक दूसरी ताल्लुक है वो कहते हैं कि आपको पेपर 3 में रिजल्ट क्या मिलेगा, जिस तरह से आप पेपर 1 और पेपर 2 में परफॉर्म करोगे उस बुनियाद के ऊपर हम आपको असेस करके पेपर 3 में भी रिजल्ट दे देंगे। तो मैं क्यों एग्जामिनेशन की फेवर में हूँ, मैं हमेशा से समझता रहा हूँ कि ये उन्होंने हम पे कोई भी एहसान नहीं किया, ठीक है। ये हम जिस हालात में रह रहे हैं, जिस हालात में भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको मालूम है नवंबर दिसंबर में भी जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ लॉकडाउन हो गया, कल परसों फिर दोबारा लॉकडाउन हो रहा है, ठीक है। मंडे से फिर वो पता नहीं कहते 2 हफ्ते के लॉकडाउन जाते 4 हफ्ते के, ठीक। ये बड़ी परेशानी होती है, या तो ना कि वो 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया और 2 हफ्ते ही रहे हैं जी। भाई साहब आपके तो मुंह में खाकी है, ठीक है, हाँ ठीक है, या फिर एक काम करें तो उन्होंने लॉकडाउन के साथ एक और बात भी बोली है कि भाई हम आपके सिर्फ पढ़ाने पर मतलब स्कूल या एकेडमी पे लॉकडाउन लगा रहे हैं, जहां जहां जिस सेंटर में एग्जाम हो रहे हैं वहां के बारे में क्या बोला वो खुले हुए हैं, ठीक है। पर सिर्फ स्कूल एकेडमी बंद करेंगे, जहां जहां एग्जाम होंगे वो खुला होगा। तो भाईजान बेशक वो 12 मई तक लॉकडाउन हो या 12 जून तक लॉकडाउन हो, एग्जाम के लिए उन्होंने क्या कहा हुआ है, एग्जाम के लिए खड़े भाई साहब, ठीक। इसका मतलब एग्जाम हो रहे हैं, ठीक, एग्जाम हो रहे हैं, तो बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। खैर जो भी है
पता नहीं क्या कहना चाह रहा था, क्या ये रहा था कि जनाब इस साल में, इस सेशन में, ठीक है, बड़े साहब ने कोई आइडियल सिचुएशन नहीं चल रही है, कब अकेडमी बंद होती है, कब खुल जाती है, किसी एक आधे को भी कोरोना होता है, ठीक है, वो एकदम से फिर अकेडमी बंद करनी पड़ जाती है। 5-6 दिन पहले मैंने बंद की, फिर जब कल उन्होंने नोटिस दिया कि जी हम 15 को बंद करेंगे, तो मैंने कहा जी मैं फिर 2-3 हफ्ते आपको मिस करता रहूंगा, ठीक है, आप मुझे याद आते रहेंगे, तो इन 2-3 दिनों के लिए आपको बुला लेते हैं, इसमें कोई टेस्ट आपसे ले लेते हैं, कोई टाइम ओवर कर लेते हैं, ठीक है, टॉपिक खत्म करते हैं, वर्कशीट की प्रॉब्लम्स कराते हैं और टेस्ट लेते हैं, और फिर उसके बाद 2 हफ्ते फिर आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। और फिर 28 तारीख को जब लॉकडाउन खुलेगा, 29 तारीख को फिर क्या होगा, 29 तारीख को फिर टेस्ट होगा, वो जो 2 हफ्ते में मैंने पढ़ाया होगा, ठीक। असल में देखो बेटा एक बात सुनो, मेरे को बच्चा हमेशा जब ब्रेक होती है वो क्या कहते हैं, सर आपने हमारी जिंदगी को आसान बनाया हुआ है, आपने हमें टॉर्चर दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ के हम मर गए हैं। मैं उसको क्या कहता हूँ कि भाई टेस्ट देने का मकसद आपको टॉर्चर करना नहीं है, सिर्फ ये करना है कि यार आपको प्रिपेयर करना है, आपको जो एक्चुअल में आपका कैम्ब्रिज में जो आपके साथ सत्यानाश करना है, उस सत्यानाश से बचने के लिए आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उस प्रेशर को बेयर करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा प्रेशर दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है कि यार अभी गलतियां कर लो जितनी करनी है, अभी जितने ब्लंडर मारने हैं मार लो, फाइनल पेपर में ब्लंडर ना मार दे। इसलिए मैं आपको बार बार टेस्ट लेते रहता हूँ, रिजल्ट अच्छे बुरे आते रहते हैं, इधर बेइज्जती होती रहती है, सारा कुछ होता रहता है। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है आपको टॉर्चर करने, ठीक। मुसीबत ये है, ए लेवल है, इसमें इतनी चीजें मुश्किल हो रही हैं, आपको खुद अंदाजा हो रहा है। और आप 3 पहले शुरू में क्या होता था, वो पहला सेशन जब स्टार्ट हुआ तो किसी कोई कहता सर मैंने 4 सब्जेक्ट रखने हैं, कोई कहता मैंने 5 रखने हैं, कोई कहता मैंने 6 रखने हैं, ठीक है। करते करते आप जिन्होंने 3 भी रखे हुए हैं वो भी कहते हैं सर जी एक होमवर्क दिया करें, 2 होमवर्क देते तो आसान हो जाती है जिंदगी, ठीक है। मतलब 3 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहे हैं तो चौथे 5वें वालों को तो पता नहीं क्या हाल होगा, ठीक है। भारत है अभी भी है, कुछ का तो मैंने चौथा सब्जेक्ट छुड़ा दिया, 2-4 अभी भी है जिन्होंने भी चौथे को कैरी किया हुआ है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो उसको अच्छे से कैरी करेंगे और चलते रहेंगे। खुदा उनके लिए आई फील फॉर देम, यू नो, बड़े अच्छे बच्चे हैं, ठीक। अल्लाह उनको अच्छा ही रखे और मेहनत करते रहें। बहरहाल पहले जो भी सीन है, एग्जामिनेशन हमारे साथ कैम्ब्रिज ने कोई एहसान नहीं किया है, जैसे हालात वाकयात हैं उनको पता है, घर में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई में पेपर 1 और पेपर 2 तैयार कर लेंगे, प्रैक्टिकल कभी भी ऑनलाइन तैयार नहीं हो सकता। वो 2 महीने हो गए, ठीक है, और उन 2 महीनों में जिस दिन एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आई है, यकीन जानिए मैंने 2 लगभग पढ़े थे उस दिन शुक्राने के, ठीक है, कि शुक्र है जो चीज हमसे नहीं मैनेज होगी, मतलब चूंकि 2 महीने वो चले गए, मुझे पता था दोबारा कहीं लेकिन फिर बीच में कुछ महीने एक आधे के लिए लॉकडाउन होगा, फिर वो चला जाएगा, तो प्रैक्टिकल ने बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होना था, ठीक है। और ये कैम्ब्रिज वाला बड़ा एजुकेशन थिंक टैंक है, उसको ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या चीज अफेक्ट होनी है, क्या चीज अफेक्ट नहीं होनी, किसको खत्म कर दो, किसको कैरी कर लो। अभी बड़ा सेफ खेल रहे हैं, नहीं कैसे सेफ खेल रहे हैं कि आप अप्लाई करें, हम देखेंगे कि हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे कि डिक्लाइन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रिस्क होगा वो होगा, ठीक है। अब वो ऐसे बिल्कुल कैटेगोरिकली तो नहीं कह सकते जाओ जी पेपर 5 भी खत्म, वो फिर आपके लिए पेपर 3 खत्म कर देंगे, तो अगले आने वाले सालों में क्या होगा। बच्चों की भी अजीब गरीब रूटीन होती है, नहीं जी। आजकल तो इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को धरना देना सिखा दिए, ठीक है जी, जहां कुछ सिचुएशन धरना दे दो जी, है जी। वो बच्चे पता चला अगले साल के बच्चे धरना दें, पिछले साल तो तुम लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं लिया, हमसे भी ना लो, तो बड़े तरीके से चल रहे हैं, बड़े तरीके से चल रहे हैं कि जनाब एकदम से हमारी तरफ से ये मैसेज ना चला जाए कि हमने सिलेबस में से पेपर 3 निकाल ही दिया है, ठीक। लेकिन मतलब यही है कि उन्होंने सिलेबस में से पेपर 3 निकाल दिया है, कह नहीं रहे सीधी तरह, ठीक। और वो कौन सा पेपर है जिसकी खास इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, उसकी वेटेज सबसे कम होती है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 के मुकाबले में उसकी वेटेज सबसे कम होती है। मुझे वो एटीपी के बारे में ओ लेवल वाले बच्चों ने कहा कि सर आप उसकी एग्जामिनेशन की बात क्यों करते हैं, हालांकि वो तो बड़ा आसान पेपर है, ठीक है, हमें वो देने दें, ठीक है। तो मैंने कहा ओके दे दो जी, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, पर सर उसमें हमारा A स्टार आ सकता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने उनको 2 चीजें लिख दी, मैंने कहा ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है और ये पेपर 3 है, इसमें ले आओ A स्टार, आ गया, मान लीजिए A स्टार आ गया, इसमें अगर ये हुआ तो बताओ ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट आएगा 0। क्यों? पेपर 1 और पेपर 2 की वेटेज बहुत ज्यादा होती है, पेपर 3 की वेटेज बहुत कम होती है। ये डिजाइन करते हैं ओवरऑल ग्रेड को, बहुत कम चांसेस हैं कि इसके बी और उसका A स्टार आपको A पे ले जाए, बहुत कम चांसेस है इसका, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है अगर इधर दोनों में A हो,
चलो यहाँ को बचा कर बी लेता है, अब क्या होगा? बहुत चांसेस है कि उसका ओवरऑल ए ही बनेगा। तो इसका मतलब है पेपर 3 दो या ना दो, ओवरऑल ग्रेड किस पर डिपेंड करता है? भाई ओवरऑल ग्रेड तो हमेशा से पेपर 1 और पेपर 2 पे डिपेंड करता है जी। तो कैम्ब्रिज ना बहुत थोड़ा सियाना नहीं है, आप अभी भी पैदा हुए हैं, कैम्ब्रिज किसी जमाने से पैदा हुआ है, ठीक है, बहुत सियाना है वो, उसको पता है कि कौन सी चीज एक्चुअल ग्रेड डिजाइन करती है। वो नहीं उन्होंने काम किया, वो नहीं उन्होंने काम किया, उन्होंने जो मर्जी हो जाए पेपर होंगे। इलेक्शन में पता नहीं क्या जलाप मारी है, ठीक है, तो जलाप के चक्कर में वो क्या किया पिछले दिनों आपके सामने जो सिचुएशन हुई है कि बहुत सारे बच्चों को एक्सेल के लिए प्रमोट किया गया है कि आप वहां से पेपर दे दें, ये कर लें, वो कर लें। 2 दिन पहले मैंने एक और रिपोर्ट सुनी है, ठीक है, एक्सेल ने क्या कहा है कि जनाब आप स्कूल में मॉक लें, इन्विजिलेशन हम खुद आके करेंगे, ठीक है। वो दिन है, आज के दिन है, स्कूल ने रिपोर्ट ही वापस ले ली, कोई एक्सेल के थ्रू नहीं जा रहा, ठीक है। वो जो एक उन्होंने कोई नोटिस भी भेजा कि जनाब क्या करें, एक्सेल के थ्रू सारे पेपर दे दें, एक ही साल में ए लेवल मुकम्मल कर लें, ये कर लें, वो कर लें। बड़ा उन्होंने इसको प्रमोट किया, करते करते क्या हुआ पता नहीं, कुछ 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने कहा है सर उनको एक और नोटिस आ गया है कि जनाब आप जो फाइनल मॉक लेंगे उसकी इन्विजिलेशन ब्रिटिश काउंसिल वाले खुद आके, जो भी रिसर्च वाले हैं वो खुद आके करेंगे, ठीक है, वो पेपर भी खुद ही जाके चेक करेंगे, ठीक है। वो उसके बाद फिर मुझे कोई दोबारा नई रिपोर्ट नहीं आई कि स्कूल ने कहा कि रिसर्च को प्रमोट करते हैं या उसके तरीके से पेपर देने की कोशिश करते हैं। और जो भी हो रहा है जो नहीं हो रहा, आपकी स्पेसिफिक बात करने की कोशिश करते हैं, भाई साहब पेपर 3 अच्छा हो या पेपर 3 बुरा हो, ठीक है। हमारा जो ओवरऑल ग्रेड होता है वो हिस्टोरिकली स्टैटिस्टिकली पेपर 1 और पेपर 2 पे ही ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम पेपर 1 और पेपर 2 को कैरी करेंगे। मुझसे हर कोई बच्चा अलग अलग पूछता है, एक एक बच्चा अलग, आज भी किसी 4-5 बच्चे पूछा सर फॉर्म आ गया क्या करें, सर फॉर्म आ गया क्या करें। ओ भाई मैं पूरी क्लास में सबको कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं एग्जामिनेशन का मशवरा आपको दे रहा हूं कि आप उस फॉर्म को फिल करना है और 6 तारीख से पहले जमा करना है, बात खत्म, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक बंदे को अलग अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर वो एक कुछ पेरेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं सर हमें पहले समझाएं, अब मैं किधर से किस को समझाऊं यार, 100 आपके वाले होंगे, 100 A2 के होंगे, 50 में वो लोग उसके होंगे, अब मैं 250 पेरेंट्स को एक करके फोन करके समझाऊं, ठीक। आपको समझा दिया है, इस मैसेज को आप आगे घर वालों तक भी पहुंचा दें कि सर ने कहा है कि जी हम चूंकि प्रैक्टिकल की तैयारी सही तरह नहीं कर सकते, की नहीं हमने, जिस दिन एग्जामिनेशन हुई है उस दिन ही मैंने प्रैक्टिकल की टीचर को छुट्टी करा दी, मैं सी यू नेक्स्ट किया, ठीक। तो अगले साल आपसे मुलाकात होगी, बहरहाल खैर जो भी होगा जो नहीं होगा, ना हम तैयारी की है ना हम आगे मजीद दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। स्कूल वालों का जो भी सिस्टम था उनके साथ होता गया, मेरे पास उन्होंने तारीख खत्म कर दी, उन्होंने डेडलाइन खत्म कर दी, चलो जो भी है ब्रिटिश काउंसिल ने तारीख अभी दी है, कहाँ तक 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल करेंगे, फिर वो 20 अप्रैल तक क्या करेंगे प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके फिर आपको 20 अप्रैल को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, कि जनाब हमने आपकी एग्जामिनेशन की, अच्छा वैसे ये जुमला मुझे बड़ा अजीब सा लगा है कि हम आपको 20 अप्रैल को इन्फॉर्म करेंगे कि आपने आपकी एग्जामिनेशन की, हमने जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया है कि डिक्लाइन किया है। अब ये समझ नहीं आ रहा डिक्लाइन करने को क्यों कह दिया उसने, ठीक है। आज मैंने सुबह उनको ब्रिटिश काउंसिल को फोन किया कि आपने आखिर में क्या लिखी है, डिक्लाइन करेंगे, मैंने सर वो बस अंग्रेजी लिखी है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप अप्लाई करें सबकी एक्सेप्ट ही होगी, ठीक है। जो भी नहीं होगा वो थोड़ी परेशानी की बात है, व्हाट इफ आई डोंट नो, इसको मुझे नहीं पता है, ठीक। ब्रिटिश काउंसिल ने क्या कहा, उनसे हेड उन्हीं का मैसेज था, उन्होंने कहा सर हम वैसे ये अंग्रेजी बनाने के लिए आखिरी दिन तक सेफ खेल रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात है कि हमने एग्जामिनेशन की ऑप्शन रखी है, अलाउ किया है, आपको वजह बताइए, आप हमें वजह बताएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, प्रोसेस है, करते 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 उस मुकाम पर हम जाएंगे। हम आपको 20 तारीख को तसल्ली दी उन्होंने, हर कोई अपनी अपनी जाती तसल्ली के लिए तो 0800-22,000 का भी फोन करके बात कर लें, मुझे आज थोड़ा सा तसल्ली दे दी, एकदम परेशान हो वैसे लिख दिया हमने, ठीक है। हम आपको आप जब एप्लीकेशन जमा कराएंगे तो हम इसी असूल पर चल रहे हैं कि आप कोई लैब नहीं करा रहे, कोई प्रैक्टिकल नहीं करा रहे, बच्चा कैटेगरी तैयारी नहीं कर रहा, तो हम 20 अप्रैल को आपके साथ पे बम तो नहीं फोड़ेंगे कि नहीं भाई आपकी तो एक्सेप्टेंस, आपकी तो एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं हुई, आपको तो प्रैक्टिकल देना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। आखिर मैंने वैसा इसको परेशान रखा है, आप भी क्या करिए, मैंने ब्रिटिश काउंसिल फोन करके थोड़ा गुस्सा किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, उन्होंने 2-2 मीठे बोले हैं, मैंने कहा ओके जी हम आपकी बात पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। आपको भी अगर कोई परेशानी हो रही है वो आखिरी लाइन पढ़कर उनको फोन कीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा गुस्सा उतारिए, गुस्सा उतारने के बाद उनकी 2-3 मीठी बातें सुनिए और फिर आप भी रिलैक्स हो जाएंगे। बहरहाल वापस आते कुछ बात कर रहा था, तो चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझा रहा हूँ
मुझे ये पढ़ाने की इतनी लंबी चौड़ी जरूरत ना पड़ती, अभी क्यों जरूरत पड़ रही है, जरा गौर से मेरी बात सुनिए। यू नो व्हाट हैपेंस, कहीं किसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है कि इतना आसान नहीं है, मतलब एक तो मैंने बड़ा आसान तरीके से कह दिया है कि जनाब जो आप पेपर 1 में परफॉर्म करेंगे, जो आप पेपर 2 में परफॉर्म करेंगे, उसी बुनियाद के ऊपर हम आपको असेस कर देंगे प्रैक्टिकल के कंपोनेंट के लिए। थोड़ी सी 2-3 चीजें उसके अंदर मिक्स हो रही हैं। आपका पेपर 1 पेपर 2 का परफॉर्मेंस, उनके पास जो ओवरऑल पहले से स्टैटिस्टिकल डेटा मौजूद है कि जो बच्चे पेपर 1 पेपर 2 में ये ग्रेड लेते थे तो वो पेपर 3 में क्या ग्रेड लेते थे, उस डेटा को भी इन्वॉल्व करेंगे। और बीच में वो कहते हैं कि हम आपके पेपर 1 पेपर 2 में थोड़ा सा कुछ सवाल 2-3 सवाल ना प्रैक्टिकल की तरह के डालेंगे, ठीक है, वहां से असेस करेंगे कि आपने उन सवालों को किस तरह से एड्रेस किया है। आई बिलीव ये वाला सवाल बड़ा ऑन है उस सवाल के लिए कि अगर वो कहे डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट क्या करने के लिए, टू फाइंड द यंग्स मॉडल्स ऑफ अ कॉपर वायर, इस मटेरियल को चेक करके अगर वो इस सवाल की वेटेज ज्यादा कर दे, ये पेपर 2 में तो है ही है, पेपर 2 का तो ग्रेड बनेगी बनेगा इसमें से, इसी सवाल को उठा कर जी इधर से हमने एहसास किया है कि बच्चे ने कितना अच्छे से इसका जवाब लिखा है, मतलब उसको प्रैक्टिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इसलिए मैं इस सवाल पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर रहा हूं कि जनाब क्या करिए, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ कॉपर वायर। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। उस फॉर्मूला में मैंने आपको कहा लेंथ मेजर करनी है तो उसको इंस्ट्रूमेंट बताएं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करनी है। एरिया मेजर करना है तो एरिया मेजर करने के लिए पहले डायमीटर मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है उसको वो बताएं। और वो एक दफा नहीं कम से कम 3 दफा मुख्तलिफ लोकेशंस में मेजर करके उसकी एवरेज लेनी है, ताकि कोई एरर अगर कोई रैंडम एरर आता है या कोई सिस्टमैटिक कोई भी एरर आता है, मैं उस एरर्स की डिटेल में भी नहीं जा रहा। आखिरी चैप्टर है, वैसे आखिरी चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं सारी एरर्स वाली कहानी है आपको, अनसर्टेनिटी वाली कहानी है जो भी पढ़ाना है मैंने, ठीक। अभी मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। फिर मैं बस इतना है कि मैं कुछ स्टेप्स आपको लिखवा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इन स्टेप्स का रटल लगाएं। मेरे हिसाब से सवाल की सिग्निफिकेंस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आपको लिखवा रहा हूं। किस पॉइंट तक पहुंचे हम? टेबल बनाना है, टेबल बनाना है। सीरियल नंबर 1 2 3 जो भी इनिशियल लोड 0 होगा तो पॉइंटर की रीडिंग कहां होगी? पॉइंटर की लोकेशन वो किस यूनिट में होगी भाई? मीटर रूल के ऊपर है ना। मीटर रूल किस चीज में लेवल हुआ होता है? या सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में या फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, फिर क्या करेंगे आप? फिर आप उसकी हर दफा एक्सटेंशन में करते रहेंगे किस यूनिट में? मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में, ठीक। ओके जी, टेबल जब आपका बन गया, अब यहाँ वैल्यूज तो नहीं है ना, असल में तो नहीं प्रैक्टिकल कर रहा, असल में कर रहा होता लैब में तो लिखता 1 2 3 लोड इज 0 10 20 30 40 पॉइंटर रीडिंग इज 80 83 85 87 89 ऐसे होता। फिर एक्सटेंशन निकालने के लिए क्या करता कि जी ये इनिशियल लोकेशन में से फाइनल लोकेशन को माइनस करता जाता, ठीक। सो एंड में क्या करें? टेबल बन गया। ये टेबल का क्या करते होते? टेबल का क्या करते हैं? सही टेबल का ग्राफ बनाते होते हैं, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी का किस क्वांटिटी के साथ ग्राफ बना? जो लोड लगाया है फोर्स हो गया, जो एक्सटेंशन पैदा हुई है फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाएंगे। तो एक काम करिए, टेबल लिखने के बाद अगला जुमला लिखिए। नेक्स्ट लिखें जी, ड्रॉ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ड्रॉ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। Draw the force extension graph. Using the experimental value. Draw the force extension graph using the above experimental values. Draw the force extension graph using the above experimental values, ठीक है। ओके, एक काम करें, ग्राफ कौन करें? ग्राफ कौन करें? कौन सा ग्राफ बनाना? बेस्ट फिट लाइन बनानी है। क्या बनाना? एक चीज यहाँ पे मेंशन कीजिए, बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन if it is x
if it is F, F is in newtons, X is in meters or millimeters. What do I mean by best fit line? एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, you know, this is some sort of best fit line. Best fit line का concept I hope all of us ने पढ़ा हुआ है. क्या होता है? Majority of the points should lie on the line and the number of points that lie above the line should be equal to the number of points that lie below the line. अगर 2 points on the line हैं, 1 point above the line है तो 1 point, I think ये इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी. Okay. बेस्ट फिट लाइन जब आपने ड्रॉ कर दिया, अब क्या करें? बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करें? इसका क्या कैलकुलेट करें? इस ग्राफ का क्या चाहिए मुझे? यंग्स मॉडुलस चाहिए ना? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू k into L over A. तो k क्या चीज है? इस ग्राफ का निकालो. आगे देखिए, डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ. डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ. Determine the gradient of the graph. Determine the gradient of the graph and record it as G. Record it as, determine the gradient of the graph and record it as G. Okay? Gradient भी determine हो गया जी. आगे end पे क्या लिखूं? Now apply the formula. Now apply the formula क्या? E is equals to लिख. जी बताया ग्रेड को जी से रिप्रेजेंट कर तुम ठीक है. नाउ अप्लाई द फार्मूला E is equal to K L over A. K किस चीज के बराबर है? K इस वक्त आप किस चीज के बराबर है? ये जो आपने ग्राफ पे ग्रेडियंट निकाला था, ये जो ग्रेडियंट है, यहां तक एक नोट कीजिए बेशक, इसका ग्रेडियंट जो है ऑफ कौन सा ग्राफ? एफ एक्स का ग्राफ या एफ ई का ग्राफ और ई एफ ई ग्राफ इज इक्वल टू क्या? के स्प्रिंग्स कांस्टेंट. इसके लिए जी लिख दें. लेंथ आपके पास गिवन है, एरिया की जगह क्या लिख दें? 5/4 इनटू डी एवरेज का स्क्वायर. तो यू नो ग्राफ का ग्रेडियंट आपने नोट किया है, ग्राफ की लेंथ आपने नोट की है, आपने डी एवरेज मेजर किया है. ये सारी मेजर्ड वैल्यूज हैं. लेंथ आपने सबसे पहले स्टेप में मेजर की, डायमीटर आपने दूसरे स्टेप में मेजर किया और आपने तीसरे स्टेप में जो आपने कहा जी पहले एक लोड लगाया, फिर उसका फोर्स में मतलब यू नो लोड ज्यादा किया, फिर उसकी एक्सटेंशन निकाली, फिर लोड ज्यादा किया, फिर उसकी एक्सटेंशन निकाली. जी प्लीज. हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. आवाज नहीं आ रही. ग्राफ ड्रॉ करना है उधर. नहीं एग्जैक्टली मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं. ये हम उसको स्केच दे रहे हैं कि हम इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह का टेबल बनेगा. टेबल की वैल्यूज तो नहीं फिट करनी, इसी तरह इस तरह से ग्राफ बनाएंगे. अब एक्चुअल में तो वैल्यूज नहीं पता, वैसे उसको बता रहा हूं कि बेस्ट फिट लाइन में भी ऐसी बनेगी. ठीक है, बन गई तो फिर मैं इसका ग्रेड निकालूंगा. ठीक है, अब वैसे अगर वो ये पूछ ले ग्रेड कैसे निकालोगे तो उसके लिए भी बता दें उसको कि सर एक पॉइंट इधर ले लूंगा, एक पॉइंट इधर ले लूंगा, इधर से एक ट्रायंगल सा बनाकर इस ट्रायंगल्स को बनाकर इसका मैं ग्रेड निकाल लूंगा. कैसे? इसको कह दूंगा डेल्टा वाई, इसको कह दूंगा डेल्टा एक्स, और ग्रेड कैसे निकालूंगा? ग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा. अब अगर प्रैक्टिकल होता तो मैं कर रहा होता, क्योंकि प्रैक्टिकल का सवाल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना, प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन करना है, प्रैक्टिकल को डिस्क्राइब करना है. आई एम डिस्क्राइबिंग द प्रैक्टिकल. ठीक है, इसको मसला तो प्लीज हाथ उठाओ. एनीवन? सो आई बिलीव यू नो हम क्या कर रहे हैं, हम वापस आ करते हैं नॉर्मल फिजिक्स की तरफ. मुझे इस प्रैक्टिकल की ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. ठीक है, बस क्या डिटेल में जाना, सारी बात कर लिए. ठीक है, कि जी क्या करना था, एक कॉपर की वायर है, उसका यंग्स मॉडुलस निकालना था. यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, या ये वाला करना है, या फिर ये वाला करना है. मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, लेंथ पहले से नोट कर लें, एरिया निकालने के लिए उसका डायमीटर नोट कर लें, के निकालने के लिए जैसे ओ लेवल्स में फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बना के उसका ग्रेडियंट डिटरमिन करके आप कहते थे कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमने निकाला है. इसी तरह वायर के साथ
बारी बारी मुख्तलिफ किस्म के लोड्स लगाएं, उसकी एक्सटेंशन मेजर करें, फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाएं, ग्राफ का ग्रेड निकालें, किया है? जी हमजा सर काइनेमेटिक्स सर्विस से पहले आप बताए थे कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्सेस में और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सेस में। हाँ तो सर कोई मसला नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सर हम क्या करते हैं, हमारा एक नॉर्मल असूल है, उस बच्चे ने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि सर हमने पहले किसी चैप्टर में आपने एक असूल सेट किया था कि हम कौन सी क्वांटिटी किस एक्सिस पर रखेंगे। अब बच्चे ने बात बिल्कुल ठीक बोली है कि सर डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो किधर होती है, वाई एक्सिस पर होती है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो किधर होती है, वाई एक्सिस पर होती है। अगर हम उस हिसाब से ग्राफ बनाते तो हम कहते हैं सर कौन किस पर डिपेंड करता है। आप फोर्स लगाते हैं वो इंडिपेंडेंट है, फिर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है वो डिपेंडेंट है, ठीक हो गया भाई। फिर वो कहते हैं सर उसके मुताबिक तो फोर्स इंडिपेंडेंट है, इट शुड बी ऑन एक्स एक्सिस। एक्सटेंशन डिपेंड करती है फोर्स पर, इट शुड बी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, हम वैसे भी कर लेते। अगर हम वैसे करते तो फिर ग्राफ का ग्रेडियंट जब निकालते तो एंड पे उस ग्रेडियंट का मतलब रेसिप्रोकल यूज करते। अगर मैं कौन सा ग्राफ बनाता, अगर मैं फोर्स एक्सटेंशन की बजाय एक्सटेंशन फोर्स का ग्राफ बनाता, जो कि आप कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, देखिए मुझे लगता है यहाँ पे अगर मैं फोर्स एक्सटेंशन भी कहता हूँ तो मेरा नंबर नहीं काटा जाएगा, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अदरवाइज बात बड़ी वैलिड है कि सर आपने सबसे पहले पढ़ा था डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का, मैं इस बात को एंड के चैप्टर में दोबारा एड्रेस कर लूंगा। बट आई बिलीव इन दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि नेचुरली हम कौन सा ग्राफ पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में, एफ एक्स पढ़ते हैं कि एक्स एफ पढ़ते हैं, तो एफ एक्स का ग्राफ बना लें, ठीक है, इग्नोर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नॉर्मल, लेकिन अदरवाइज आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, फोर्स डिपेंडेंट थोड़ी ना है, फोर्स तो इंडिपेंडेंट है, फोर्स तो हमारी मर्जी की कि 10 न्यूटन लगाओ, 20 न्यूटन लगाओ, 30 न्यूटन लगाओ, व्हाट इज डिपेंडिंग, व्हाट इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो यस I believe extension is the dependent quantity and it should be क्या, it should be on the y axis। तो ठीक है, बना ले, वैसे बना ले, फोर्स एक्सटेंशन की बजाय एक्सटेंशन फोर्स का ग्राफ बना लें, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या करें, फिर जब उसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो उसका ग्रेडियंट यूज भी करेंगे, क्या यूज करेंगे, उसके ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल यूज करेंगे, ठीक है। बट आई थिंक अभी अगर मैं fx का ग्राफ बनाता हूं तो मेरा नंबर काटा नहीं जाएगा। डिपेंडेंट, आवाज नहीं आई, ऊंचा बोले, मेनाहिल नहीं आई, एएस की क्लास चल रही है, ठीक। अच्छा जी, क्या बता रहा था, क्या बता रहा था, आज बात होगी। एनीथिंग एल्स प्लीज, कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? नो जी, हाँ, उस स्टेप के नीचे टेबल दिखा देंगे, टेबल की हेडिंग्स दिखानी है बस कि मेरा इस तरह का टेबल है। इसी तरह जब मैं ग्राफ का मेंशन करूंगा तो ग्राफ के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाने हैं कि मैं इस तरह का ग्राफ बनाऊं। नहीं, वैल्यूज नहीं डालें, वैल्यू का मैं क्या बताऊं, मतलब सोचेंगे भी कैसे, कैसे इमेजिन करूंगा। चलो यहाँ तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 लोड पहले नहीं था, 0 10 20 नहीं, कोई जरूरत नहीं डालने, वो तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो होगा। यहाँ सोचने की जरूरत नहीं कि क्या वैल्यूज थी, वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको बताना है कि मेरा टेबल ऐसा है, ठीक। इसको मसला भी हो जी, तो इनिशियल पॉइंट ऑफ लोकेशन में तो भैया करनी है, क्या करेंगे, इनिशियल वो जो पॉइंट की लोकेशन होगी, तो लोड 0 होगा तो क्या लोकेशन है वो आ जाएगी, तो इसमें ना वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं, बात आपकी ठीक। एनीथिंग एल्स जी भैया, चलो जी दैट्स इट। यहाँ पे जाके हमारा ये डिफॉर्मेशन वाला चैप्टर खत्म होता है। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपकी जरा वर्कशीट चेक कर लूँ आज क्लास में।